अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से थ्रेट बनता जा रहा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारी एयर है वो कुछ गैसेस से कंपोज होकर बनी होती है। उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, जब ये चार पांच गैसेस बनती हैं तो फिर ये एक हमारी एयर की कंपोजिशन होती है। और जब इनकी कंपोजिशन एक खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर हमारी ग्लोब जो है वो वार्म होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। और ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं ये बेसिकली वेदर के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। हर रीजन का जो वेदर है, वेदर क्या होता है उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें ह्यूमिडिटी उसकी होती है और प्रेसिपिटेशन। जब ये तीन पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो फिर जो है क्लाइमेट चेंज, इट मीन्स क्लाइमेट चेंज होना शुरू होगी। इन दो कॉन्सेप्ट्स को आपने याद रखना है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जब आएगा तो आपने उस लिहाज से उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या बन पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। सबसे पहले यह है कि डिक्रीज इन सी आइस। सी आइस किस तरह से डिक्रीज? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन के, वो मेल्ट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब वो मेल्ट होंगे तो फिर उससे क्या होगा? सी राइज करना शुरू हो जाएगा। जब सी राइज करेगा तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लडिंग और दूसरे जो डिस्ट्रक्शन है आबादी को, वो इस तरह से क्रिएट करेगा। इंक्रीज इन परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं? जो पोलर रीजन्स हैं उनके नीचे जो थिक शीट है, उसमें मिट्टी की, उसको वो कहते हैं, उसमें वो बेसिकली बनी किस चीज़ की हुई है? जो रिमेन्स है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स। और एनिमल्स और प्लांट्स की जो रिमेन्स है वो बेसिकली एक खास टेम्परेचर से नीचे फ्रीज हुए हैं, क्योंकि उसके ऊपर आइस होती है। जब वो एक्सपोज हो जाएगी तो उससे क्या निकलेगा? बैक्टीरिया और डिफरेंट किस्म की वायरसेस निकलेंगी और वो बेसिकली कॉज करती हैं पेंडेमिक्स। जिस तरह से आजकल हमारा कोविड-19 आया हुआ। ठीक हो गया। हीट इंक्रीज इन हीट वेव्स। जो हीट वेव्स हैं वो इंक्रीज होंगी तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो एक खास टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, या जो इंसान है, जो एनिमल्स हैं, वो खास टेम्परेचर में रहते हैं, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। हैवी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो बारिशें हैं वो उनका एक खास मौसम होता है। जब वो मौसम के बगैर होंगी तो फिर वो फसलों के ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक है। तो फिर जब एक खास फसल का सपोज वीट है या राइस है, या कोई भी और फसल है, उसको जब एक खास लिमिट से ज्यादा पानी मिलेगा तो वो फिर खराब होना शुरू हो जाती है, तबाह होना शुरू हो जाती है। इसका हम दूसरा भी इम्पैक्ट ये देखते हैं कि ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन एक खास टेम्परेचर पे होती है, या फिर खास उसकी एक बायोडाइवर्सिटी का एक खास उसका एंगल है। जब वो इस तरह के, जब हम क्लाइमेट चेंज होती रहेगी तो फिर इस तरह के टिड्डी दल के हमले होते रहेंगे हर कंट्री में, या जहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज्यादा होगा। डिक्रीज वाटर रिसोर्सेज। वाटर के ऊपर हमारे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। फ्रेश वाटर वैसे कम है, 3% है। जब ये फ्रेश वाटर भी कंज्यूम हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट लोकल पॉपुलेशन के ऊपर आएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा। मतलब कि जो एक खास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या खास इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मैप के जरिए आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं कि कौन सा रीजन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है पूरे पूरी दुनिया में। जो ये वाला हमारा रीजन है वो सारा पोल्स है, ये और ये, यहाँ पे आइस है सारी। जब क्लाइमेट चेंज होगी तो ये आइस जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर इन एरियाज में जहरी बात है, ये ट्रेड भी होती है इन एरियाज में, ये वाले जो, ये, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे एक खास लिमिट से ज्यादा पानी आ जाएगा तो फिर जहरी बात है कि ट्रेड मुतासर होना शुरू हो जाएगी। जब ट्रेड मुतासर होगी तो फिर जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि जितने भी ये रीजन्स हैं ये सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनकी एग्रीकल्चर भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम नीचे आते हैं, साउथ अमेरिका में ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी है दुनिया का सबसे बड़ा,
और फिर ये है कि जितनी पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, तो फिर वो फॉरेस्ट कटिंग में फॉरेस्ट कट कर रहे हैं वो, और उसका इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन के ऊपर, इकोनॉमीज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी ये अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका की जो एग्रीकल्चर है वो वैसे सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर है, मतलब कि उतना को वो उगाते हैं जितना वो उतना ही वो कंज्यूम कर लेते हैं। और जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी मुतासर हो जाएगी, तो फिर इन पॉपुलेशंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट होगा। ये वैसे ही गरीब लोग हैं, इनकी ना इनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दूसरे टूल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपने पाकिस्तान की तरफ देखें, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 7वां बड़ा मुल्क है जो ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होगा। ये समंदर राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब समंदर राइज होगा तो ये वाला एरिया, वैसे जो कराची वाला है और हैदराबाद, वो सिंध डूबना शुरू हो जाएगा। फिर वहां से माइग्रेशन होगी। मतलब ये है कि इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं हर हर चीज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, और दूसरी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर। अब मैंने आपसे वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि हर रीजन में इम्पैक्ट्स किस किस तरीके से आ रहे हैं, वो हमने ग्राफ्स के जरिए देखा कि पोल्स के करीब कौन से कंट्रीज हैं। फिर ये है कि वहाँ पे जो करंट्स गुजर रहे हैं, वार्म और कोल्ड करंट्स, उसका इम्पैक्ट वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है, वहाँ की टूरिज्म के ऊपर पड़ता है। तो जब ये सारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो फिर वहाँ की इकोनॉमीज, वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ की मतलब इंडस्ट्री जो है वो तबाह होना शुरू हो जाएगी। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो ज्यादातर है वो स्नो पैक्स वहाँ के डिक्रीज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो खास टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो एक खास लिमिट से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लैटिन अमेरिका में की हम बात करते हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं सवाना के, वो वैसे ही लोग काट रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और फिर जब जहाँ पे फॉरेस्ट कम होते हैं, तो फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उसके ऊपर ज्यादा होता है। बायोडाइवर्सिटी में ये है कि जो जितने भी पॉपुलेशन, जितनी प्लांट्स की एक नस्लें हैं, ठीक है ना, उसकी डाइवर्सिटी है, वो उतनी डाइवर्स नहीं रहेगी। उसके अलावा एनिमल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एनिमल्स की भी एक खास चेन होती है, मतलब हर एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब ये चेन टूट जाएगी तो इसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब कि वहाँ के लोग फूड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, जो इंडस्ट्रीज है वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में भी जो इनलैंड फ्लैश फ्लड्स हैं, मैंने आपको यूरोप का एरिया दिखाया था, अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो फिर वहाँ का एक खास एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। जब वो अगर कोल्ड करंट या वार्म करंट उस कैपेसिटी के साथ नहीं आते वहाँ पे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर या तो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा या बिल्कुल वार्म हो जाएगा। इसी तरीके से फिर वहाँ की जो लैंड इरोजन है, समंदर जब राइज करेगा, समंदर ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो समंदर का पानी ज्यादा होगा, तो फिर वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे। फ्लड से माइग्रेशन कॉज होती है। ठीक है, जो ग्लेशियल रिट्रीट है, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो माउंटेन जो है एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी व्यूज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े डिटेल्ड हैं। अब आप इंशाल्लाह इनको अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। अफ्रीका की मैंने आपसे बात की थी, अफ्रीका में पहले ही लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जब वो उसमें तोड़ आ जाएगा, तो मतलब एक IMF की या वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 50% जो पॉपुलेशन है, 50% जो वहाँ की एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरीके से हम एशिया की बात करते हैं। एशिया में पहले पानी का बहुत ज्यादा मसला। ठीक है, फिर वहां पे माइग्रेशन जब होगी, जो एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट आएगा उसका। ठीक है, फिर एक खास लिमिट के ऊपर वो इंसानों और जानवरों का और क्रॉप्स का जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो एक मतलब एक चेन टूटना शुरू हो जाती है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ग्रेव उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फ्लडिंग इंक्रीज होती है और वाटर बोर्न डिजीजेज जो है वो ड्राउट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉजेज क्या हैं इसके? कॉजेज इसके दोनों किस्म के हैं, ह्यूमन भी हैं और नेचुरल भी हैं। ह्यूमन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और फिर उससे क्या हुआ कि डिफरेंट फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई। फैक्ट्रियों ने फिर वहाँ पे जारी बात है कोल, ऑयल एंड दूसरे जो ये इससे कार्बन निकलती है, तो कार्बन जो है वो बेसिकली एक उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो वो उससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाती है।
इसी तरीके से जो नेचुरल कॉजेज है उसमें वॉल्केनिक करप्शन है, मतलब नेचर ने तो वो चीजें एक एडजस्ट की होती हैं खास उसके ऊपर, तो अगर ये होते भी हैं तो फिर नेचर उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जो ह्यूमन जो इंसानों से चीजें जो कॉज करते हैं उसका इम्पैक्ट बड़ा ग्रेव होता है। वॉल्केनिक करप्शन, अर्थक्वेक्स, ओशनिक करंट्स जो हैं, अर्थ ऑर्बिटल सोलर वेरिएशन जो है, मतलब जब जो सूरज है वो हमेशा एक टॉपिक के ऊपर या टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पूरा साल एक जैसा नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो वेरिएशंस आते हैं उससे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आता है। अच्छा, स्टेप्स क्या लिए गए हैं हर लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर या फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर? सबसे पहले 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि जो कार्बन की एमिशन है उसको कहा गया था कि इस लिमिट से ज्यादा हमने नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के उन्होंने लगाए थे कि जी हम टैक्सेस लगाएंगे अगर इसकी ज्यादा होगी, इस कंट्री की, इस रीजन की ज्यादा होगी। लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया, कुछ कंट्रीज ने उसको रेटिफाई नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में, यूएनओ ने दिया कि सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ग्रेव होना शुरू हो गए थे। फ्लड्स आना शुरू हो गए, हीट वेव्स आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रीजन की बात नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले जी 2015 में थे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन 2016 में हुई। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने कि इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो फिर आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे इसके, लेकिन वो भी किसी भी कंट्री ने उसका टारगेट पूरा नहीं किया। इसी तरीके से इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये बना, इसमें रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है, कि जी ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरीके से होती रही 2050 में क्या होगा, 2060 में क्या होगा, मतलब पानी कितना कम हो जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारी किस तरह से डिस्टेबलाइज होगी। इसी तरीके से नासा की रिपोर्ट है, नासा ने कहा था कि $380 बिलियन की जो ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है ना, वो वैसे निकल जाएगी ग्लोबल जीडीपी से, ठीक है। इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो भी बना, यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। उसी वाइस प्रेसिडेंट हैं अल गोर, उनको इसके ऊपर नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। स्टेप्स तो लिए जाते हैं, मैनिफेस्टोज बनते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं होती। कुछ जगह पे ये होता है जी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, वो उसको फॉलो ही नहीं करती, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप वो भी एक बनी थी कि हमने कार्बन की एमिशन को कम करना है, क्योंकि कार्बन इसमें सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस है। इसलिए दूसरे रीजन में एशियन आसियान ने बनाई 1997 से 1999। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि लिए गए हैं स्टेप, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो है। इसके इम्पेडिमेंट्स, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू कंटेन क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर क्या कौन कौन से हर्डल्स आ रही हैं। एक सबसे बड़ी जो हर्डल है वो ये है कि जो बिग पावर्स के सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो सामने आ जाते हैं। बिग पावर्स चाहती नहीं है कि ये मसला हो, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज है, उनकी इकोनॉमी उससे चलती है। और फिर ये कि परसिस्टेंस हमारी रिलायंस है, रिलायंस पुराने रिसोर्सेज के ऊपर है, हम रीन्यूएबल के ऊपर आते नहीं है। मतलब कि सोलर है, विंड है, इसकी इंस्टॉलेशन में बड़े पैसे लगते हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा से इकोनॉमिक हमें जाइंट की जरूरत है। तो वो जब फुलफिल नहीं होते तो फिर वही पुरानी जब चल रही होती हैं एक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस होती है, तो फिर यही हाल होगा। इनफेक्टिव रोल ऑफ यूएनओ बिल्कुल पपेट बन गई है बिग पावर्स की, जिस तरह से वो चाहते हैं उसको यूज करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये उसके यूएनओ कोई एनवायरनमेंट के ऊपर कोई स्टेप ले, लेकिन वो फिर उनकी आपस में जो बिग पावर्स हैं, P5+1 है, उनका एजेंडा सामने आया था, वो उसको होने नहीं देते, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेशन जो है, फाइनेंशियली कोऑपरेट नहीं करती जो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, उनको एटलीस्ट इंसेंटिव्स दें कि आप जो फॉरेस्ट उगाएं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें। तो गाइस ये सारा चीजें हमें एक इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर में जब होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही था, थैंक यू वेरी मच।